रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ऑप्टिक इंसिडेंस। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था और एंड किया था हमने जब हमारे पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड आ चुके थे इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस एंगल और इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। तो इस जुमरे में दो फैक्टर्स अपेयर हुए थे हमारे पास, अल्फा और बीटा। अल्फा बेसिकली हमारे पास रेशो थी कोसाइन एंगल की ट्रांसमिशन टू इंसिडेंट। तो कॉज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में बाय यूजिंग आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आप स्नेल्स लॉ अगर यूज़ करें तो साइन ऑफ थीटा टी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा 1 थीटा आई, जो कि इंसिडेंस एंगल है। एंड टू साइन थीटा टी इज इक्वल टू एन वन साइन थीटा 1। ये रही हमारे पास फ्रेस्नेल इक्वेशंस पैरेलल पोलराइजेशन के लिए, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इंसिडेंस प्लेन हो तो हमारे पास इक्वेशन ये होंगे, ये एम्पलीट्यूड्स होंगे बेसिकली, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, जो डिपेंड करते हैं अल्फा और बीटा पे और इंसिडेंस एम्पलीट्यूड पे। तो दो एक्सट्रीम देख लें, पहले हम दो एक्सट्रीम देखेंगे कि हमारे पास अगर एंगल 0 हो तो फिर क्या होगा, और फिर हम नेक्स्ट एक्सट्रीम देखेंगे कि अगर हमारे पास एंगल 90 हो तो फिर क्या होगा, और फिर लास्ट वन हम इनके बिटवीन एक एंगल देखेंगे जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल इंसिडेंस आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक सिंप्लीफाइड केस लिया था एज कम्पेयर टू दिस वन। वो था नॉर्मल इंसिडेंस, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंस होती है बाउंड्री पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें थीटा आई, ये आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास 0 बनेगा परपेंडिकुलर ऑफ जो बाउंड्री के हमारे पास, क्योंकि ये एंगल हम यहीं से मेजर करते हैं। तो थीटा आई इजिकल टू 0 बन जाएगा, तो अल्फा आप यहाँ पे देख लें, अल्फा इजिकल टू 1 बन जाएगा। ओके, कॉस थीटा आई कॉस थीटा थीटा 0, तो हमारे पास कॉस 1 हो गया। और थीटा टी भी रेफरेंशियल इक्वेशन से देख लेंगे, आपके पास यहाँ पे अल्फा इजिकल टू 1 बन जाएगा। तो ये इक्वेशंस जो हैं एम्पलीट्यूड की बिल्कुल वही बन जाएंगी जो कि हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस का केस था, ठीक है। तो ये प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं उनको भी हमारे पास ये ऑब्लिक इंसिडेंस का केस अपने अंदर हाथ समाये हुए हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस वाला जो केस था वो एक स्पेशलाइज केस था, ये हमारे पास ये जनरलाइज केस है। अब दूसरा आप देख लें रेजिंग एंगल के थीटा आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि अगर आपके पास ये है बाउंड्री और ये रही आपके पास बाउंड्री के नॉर्मल में, और अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाती है इस बाउंड्री के साथ, तो फिर आपके पास क्या होगा, तो कॉस 90 0 हो जाएगा और ये आपके पास अल्फा इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक। तो अब जब आपके पास अल्फा इन्फिनिट हो जाएगा तो ये आपके पास वैल्यू टोटली ज़ीरो हो जाएगी, कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी, जबकि ये हमारे पास बीटा बीटा एज कम्पेयर टू निग्लिजिबल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास सारी की सारी जो वेव होगी वो रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक। तो दो हमारे पास केसेस, एक थीटा 0 के लिए और दूसरा थीटा 90 डिग्री के लिए। अब थर्ड एंगल है जो इनके बिटवीन है, और उसे हम कहते हैं ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल हम किस वजह से कहते हैं, इसमें दिलचस्पी क्या है हमारी, कि हमने इसका एक अलग सा नाम दिया, वो ये कि जब हमारे पास अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए, यानी कि पैरेलल पोलराइजेशन के लिए अगर हमारे पास अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए तो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा ये 0 हो जाएगी टर्म, और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड टोटली 0 हो जाएगा, और सारी की सारी वेव हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड होगी। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड रह जाएगा, रिफ्लेक्टेड 0 हो जाएगा। अगर चाहें तो वेव को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी हमारे पास जो रह जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये केस है। तो अल्फा की वैल्यू मैंने आपको दिखाई 1 माइनस एन वन और एन टू साइन थीटा बीटा स्क्वायर और को स्क्वायर थीटा बी। तो दोनों दोनों साइड पे मैंने इक्वेशन के स्क्वायर ले लिया। तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बी को इस तरफ ले गया हूँ, और ये थीटा बी बी फॉर ब्रूस्टर एंगल है हमारे पास, और मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी।
मज़ीद अगर आप बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और साइन की जो टर्म्स हैं, ये आप इस साइन को इस तरफ लें और बीटा को इस तरफ ले जाएं, और साइन की जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, कॉमन ले लें, और फिर आप इसके पास एन स्क्वायर ओवर एन वन एन टू बच जाएगा और माइनस बीटा स्क्वायर बन जाएगा अगर आप साइन स्क्वायर थीटा बी को कॉमन ले लेते हैं। तो ये जाके जाके डिवाइड बन जाएगा। तो ये आपके पास एक और एक एक्सप्रेशन आ गया है बूस्ट एंगल के लिए। मजीद हम इसको सिंपलीफाई अगर करना चाहें तो टिपिकल केसेस हैं म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, अक्सर मटेरियल में हमारे पास है। जब आप ये वैल्यू पुट कर दें तो बीटा आपके पास बच जाएगा एन टू ओवर एन वन, ठीक है। या फिर आप इसका रेसिप्रोकल की बात करें जिसकी जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी, एन वन ओवर एन टू इज इक्वल टू वन ओवर बीटा। अब ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पे यूज करें इस एक्सप्रेशन को मजीद सिंपलीफाई बनाने के लिए, तो ये था वन माइनस बीटा स्क्वायर, एन वन ओवर एन टू की जगह पे आ जाएगा आपके पास वन ओवर बीटा, और यहाँ पे वैसे ही आपके पास माइनस बीटा स्क्वायर है। तो अगर थोड़ा सा इसके अलजेब्रिक स्टेप है, मैनिपुलेशन की है, एल्सियम लिया, एल्सियम लेने के बाद आपके पास वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, और आपके पास ये एंगल है साइन स्क्वायर थीटा बी इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर ओवर वन माइनस वन प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस केस में आप वाज़िह तौर पे देख रहे हैं कि बीटा सिर्फ डिपेंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे। तो ब्रूस्टर एंगल फाइंड करने के लिए सिर्फ आप अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पुट कर दें इन दोनों मीडियम के, तो आपके पास ब्रूस्टर एंगल आ जाएगा। तो आपको टोटल वो एंगल मिल जाएगा जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव टोटली खत्म हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटली आपके पास बूस्ट एंगल को कैसे देखा जाता है, वो इस तरह से है कि जब हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान में एंगल 90 होता है, तो ये हमारे पास वो एंगल होता है जिसको ब्रूस्ट एंगल कहते हैं। ये रही आपके पास रिफ्लेक्टेड, ये ट्रांसमिटेड है, इनके दरमियान में एंगल 90 है, तो पता चल जाता है कि ये क्या है, ब्रूस्ट एंगल है। तो यहाँ से अगर आप इस फैक्ट को यूज करें तो आप मजीद एक एलिगेंट फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं बूस्ट एंगल के लिए। वो इस तरह से कि ये टोटल हमारे पास लाइन है, टोटल लाइन का एंगल हमारे पास होता है 180, ठीक। और 180 किसके इक्वल है हमारे पास, इसको अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये दरम्यान में ये थीटा आई है इंसिडेंट एंगल, प्लस उसके बाद 90 डिग्री है, और प्लस उसके बाद ये थीटा बी है बूस्ट एंगल, ठीक है। तो इंसिडेंट यहाँ पे एक फैक्ट यूज किया गया है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, कि आपके पास जो इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा हमारे पास, ठीक है। तो जो इंसिडेंट एंगल ब्रूस्टर है तो रिफ्लेक्टेड भी ब्रूस्टर है। तो 90 को अगर आप उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास बचेगा 90 इज इक्वल टू थीटा आई प्लस थीटा बी। तो ये जो मैंने फैक्ट यहाँ पे लिख लिया। अब मजीद अगर आप स्नेल्स लॉ को यूज़ करें तो स्नेल्स लॉ के मुताबिक एन वन साइन थीटा बी इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टी। तो थीटा टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें, थीटा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा बी। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और साइन 90 माइनस थीटा बी आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा बी बन जाएगा, ठीक है। तो एन वन साइन थीटा बी इज इक्वल टू एन टू कॉस थीटा बी। तो अगर इसको मजीद थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो आपके पास टेन थीटा बी इज इक्वल टू एन टू एन वन। तो अगर आपके पास दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मालूम हो तो आप आसानी से उसका ब्रूस्टर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो मीडियम्स हमारे पास, एक है एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो इसके लिए ब्रूस्टर एंगल ये दिया गिवन है 60 के करीब हमारे पास ब्रूस्टर एंगल है। नेगेटिव हमें एम्पलीट्यूड ये शो कर रहा है कि ये टोटली यहाँ तक आउट ऑफ फेज है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इन फेज बन जाती है। तो इस वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये आउट ऑफ फेज है, और ये हमारे पास इन फेज है। जो थीटा इंसिडेंट का फंक्शन है दोनों हमारे पास एम्पलीट्यूड्स। अब आ जाए पावर की बात करते हैं, पावर पर यूनिट एरिया स्ट्राइकिंग द इंसिडेंट इंटरफेस, ठीक है। स्ट्राइकिंग द इंटरफेस या फिर स्ट्राइकिंग द बाउंड्री कर लें हमारे पास इंटरफेस, ठीक। नॉर्मल इंसिडेंस में हमने देखा था कि जो प्लेन वेव से थे, प्लेन वेव फ्रंट से अगर मैं ये वेव फ्रंट्स बनाऊं, ठीक है, तो ये वेव फ्रंट्स हैं वेव के, तो एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक करते थे,
और सारे के सारे जो आपके पास पूरा प्लेन वेव फ्रंट था वो इकट्ठा बाउंड्री से इंटरफेस से टकराता था, किसी एंगल पे नहीं। लेकिन अब हमारे पास जब सर्टेन एंगल पे इंसिडेंट हो रही है वेव, तो इसके जो वेव फ्रंट्स होंगे वो एक एंगल बनाएंगे, ठीक है, ये एंगल बनाएंगे बाउंड्री के साथ। तो वो जो एंगल आपके पास इसका जो कंपोनेंट होगा, उसके कंपोनेंट ही इधर पावर डिलीवर करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे यूं करूं तो मेरे पास ये सर्टेन एंगल बनेगा जो हमें मुझे एस डॉट जी देगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कोसाइन अपेयर हो रहा है। तो ये कॉज हमारे पास एवरेजेस के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पास एक कंपोनेंट को डिनोट करता है कि जो इंटरफेस को पावर डिलीवर हुई है वो किसी एक एंगल पे है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई है। तो रिफ्लेक्टेड हमारे पास बन जाएंगे ये इंसिडेंट के लिए। यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड पुट कर दिया तो ये रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी बन गई। और अगर आप ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बन गई। अगेन याद दहानी के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज पावर पर यूनिट एरिया ऑफ इंटरफेस। और इस वजह से इंटरफेस की वजह से पावर पर यूनिट एरिया डिलीवर टू इंटरफेस, इसलिए हम जो हमारे पास यहाँ पे कोसाइन अपेयर हो रहे हैं, एवरेजेस के लिए नहीं। एवरेज पहले हमने आउट कर ली थी जिसकी वजह से हमारे पास 1/2 अपेयर हुआ था। अब आ जाए रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स पे। तो रिफ्लेक्शन मेरे पास है इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस। और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो ये 1/1 है, ये दोनों साइड पे आपके पास 1/1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आपके पास कॉस कॉस थीटा आर और कॉस थीटा इंसिडेंट, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ ऑप्टिक्स दोनों एंगल हमारे पास सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा। और फ्रेंसनेल इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि ये इक्वल्स टू है अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के। अब आए ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन में इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस, तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया। और अगर आप डिवाइड करें और थोड़ा सा जो पीछे एक्सप्रेशन हम यूज़ कर चुके हैं उनको देखें, तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि ये हमारे पास है अल्फ़ा, और इसको आप फैक्टर आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो ये रही मेरे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। इन दोनों को आप ऐड कर लें, और ये थोड़ा अलजेब्रिक स्टेप है, आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपको नजर आएगा कि दोनों का सम इक्वल्स टू 1 है, जो कि होने चाहिए हमारे पास कॉरस्पॉन्ड करता है ये लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है और ट्रांसमिशन जो है इन दोनों का सम हमारे पास सेम होना चाहिए। द एनर्जी पर यूनिट टाइम रीचिंग अ पर्टिकुलर पैच ऑफ एरिया ऑन द सरफेस इज इक्वल टू द एवरेज पर यूनिट टाइम लिविंग द पैच। तो ये जो है इसी चीज़ को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखें आपके यहाँ पे आपके पास ट्रांसमिशन फुल इक्वल टू 1 नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में कंट्रीब्यूशन है हमारे पास। यहाँ पे देखें रिफ्लेक्शन 0 हो गई, तो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन आपकी ट्रांसमिशन में चले गई। यहाँ पे आप देखें कि ट्रांसमिशन हमारे पास 0 हो गया और सारी की सारी रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक। तो ये किसी भी पॉइंट पे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो ये रही हमारी डिस्कशन ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए। तो ये जनरल केस है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इंसिडेंस।